जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की श्रृंखला में। और इस श्रृंखला में दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शब्द विचार के बारे में। आपको बता दें, इसके पहले हमने वर्णमाला, संधि और समास को प्रॉपर तरीके से समझा हुआ है और अब हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे चैप्टर की या एक ऐसे क्षेत्र की जहां पर हम चर्चा करेंगे संज्ञा से लेकर अव्यय तक के सभी अध्यायों के बारे में। आपको बता दें, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें इन्हें एक ही चैप्टर में बता दिया जाता है कि संज्ञा से लेकर अव्यय तक का, तो वास्तव में ये है क्या, तो इसे हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आप एक चार्ट देख पा रहे हैं और इस चार्ट में आप पाएंगे कि दिया हुआ है शब्द का वर्गीकरण, ठीक है, और आधार क्या क्या है, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इसके अलावा हम यहाँ पर पा रहे हैं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इत्यादि इत्यादि। तो वास्तव में जब आप इसमें देखते हैं तो आपको संज्ञा भी देखने मिल रही है, सर्वनाम भी है, ठीक है, विशेषण भी है, क्रिया भी है, क्रिया विशेषण भी है, इत्यादि इत्यादि, लगभग सब कुछ। तो वास्तव में ये जो एक चैप्टर है संज्ञा से लेकर के अव्यय तक का, ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ संज्ञा से अव्यय तक का है। ये वास्तव में शब्द विचार या शब्द विचार के वर्गीकरण के एक विस्तृत दायरे में आने वाले छोटे छोटे समूह हैं जिनसे मिल करके इस शब्द का पूरा विचार हो पाता है। तो आज हम इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शब्द क्या है। तो हमने इसे अपने पहले वीडियो में अच्छे तरीके से समझा हुआ है कि शब्द क्या है। शब्द का ही मूल अर्थ ध्वनि है। अब ये ध्वनि क्या है, वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है ना, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, पदबंध क्या है, इत्यादि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से, उनका अध्ययन हमने अपनी पहली वीडियो में किया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आप उसमें जा करके उसे प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। अभी फिलहाल हम चर्चा करते हैं इस शब्द के वर्गीकरण के इस पूरे के पूरे चार्ट की, जिसे आप देख पा रहे हैं। तो इसके विषय में भी आपको बता दें कि आपको इसे पहले ही नहीं याद कर लेना है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, लेकिन इसे एकदम से नहीं पढ़ना है, हमें इसे बारी बारी से पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने उठाया संज्ञा को, अब हमने संज्ञा का अध्ययन कर लिया, हमने सर्वनाम का अध्ययन कर लिया, हमने विशेषण का अध्ययन कर लिया। जब हम सारी चीज़ें पढ़ते चले जाते हैं तो हमें स्वतः ही, यानी हमें ऑटोमेटिकली हमें सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक क्रमबद्ध रूप में, एक सिस्टमेटिक तौर पर हमारे सेट हो जाती है। तो वहाँ पर हमें इसे याद नहीं करना पड़ता है, रट्टा नहीं मारना पड़ता है बेवजह। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें। हमें जो पढ़ना है, जिस पे यदि हम बात करें तो इसका जो वर्गीकरण का मुख्य जो आधार है वो है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। बात जब हम करते हैं प्रयोग के आधार पर तो आप पाते हैं कि दो ब्लॉक यहाँ पर बटे हुए हैं। पहला है आपका विकारी शब्द और दूसरा है आपका अविकारी शब्द। जब हम बात करते हैं विकारी शब्दों की तो इसमें आपको देखने मिल रहा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो अब यदि हम आगे चर्चा करेंगे संज्ञा से तो उसके पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि आखिर ये विकारी क्या होते हैं और अविकारी क्या होते हैं। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें तो अगला वर्गीकरण है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर एक क्लासिफिकेशन आपको देखने मिल रहा है और इस उत्पत्ति के आधार पर आप देखते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है। तो ऐसे शब्द भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने मिलते हैं एग्जाम में। तो इनका हम अध्ययन क्रमशः बारी बारी से करते चले जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रचना के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हम पाते हैं कि रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, योगरूढ़ शब्द होते हैं। तो इनका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक ऐसे ही हमें लास्ट क्लासिफिकेशन देखने मिलता है शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण जब हम अर्थ के आधार पर करते हैं तो हम पाते हैं कि इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका निरर्थक शब्द, एक होता है आपका सार्थक शब्द। बात जब की जाए यहाँ पर कि सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है, तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे हम हमारे मित्रों से मिले या हमारे घर में कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, कोई रिलेटिव आए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि चलो भाई चाय साय हो जाए, ठीक है, या हम दोस्तों से मिले तो चाय साय कि या फिर मान लीजिए बहुत समय से हम कुछ कार्य कर रहे हैं और थकान महसूस हो रही है, हम चाय पीना चाह रहे हैं, हम बाहर घूमने जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो चलो भाई घूम सूम कर आते हैं, या चाय साय पी लेते हैं, या खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो खाना पीना तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमने बोला खाना वाना हुआ कि नहीं, तो जो खाना के बाद वाना शब्द आ रहा है, जो चाय के बाद साय शब्द आ रहा है, जो घूमने के बाद सोमने शब्द आ रहा है, तो ये आपके जो दूसरे वाले हैं इनका कोई अर्थ नहीं है। चाय का तो कोई अर्थ है, तो वो सार्थक शब्द है, लेकिन साय का क्या अर्थ है, कुछ नहीं, तो वो निरर्थक हो गया। खाना का तो ठीक है, एक सार्थक मीन है, तो वो आपका सार्थक शब्द है, जबकि वाना का क्या है, कुछ नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन होता है शब्दों के वर्गीकरण का अर्थ के आधार पर। और जब हम अर्थ पर बात करते हैं तो हम पाते हैं कि निरर्थक शब्द हमें नहीं पढ़ने होते, हमें केवल अध्ययन करना होता है सार्थक शब्दों का। अब इन्हीं सार्थक शब्दों के अंतर्गत यदि हम देखें कि क्या क्या आता है तो हमें देखने मिल रहा है कि भाई एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और इसके बाद विपरीतार्थी।
तो यहाँ पर हमने देखा कि विपरीत क्या है, विपरीत ही तो विलोम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गोरा का काला, अच्छा का बुरा, जो विलोम है, ठीक है। समानार्थी जो आपके पर्याय होते हैं वही समानार्थी हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों कि कोई शब्द होते हैं जिनके एक ही अर्थ होंगे और कुछ होंगे जिनके अनेक, तो ये सभी हम इसमें अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो आज हम शुरुआत करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है शब्दों का वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग में हम पाते हैं कि भाई दो है, विकारी और अविकारी। तो अब आगे की पूरी चर्चा इसी पर होगी और इसके बाद हमारा जो अध्याय है वो पहला स्टार्ट होगा, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। तो बात की जाए विकारी शब्दों की और अविकारी शब्दों की कि ये कौन होते हैं, इनका हम कैसे अध्ययन करें। आप यहां पर पाएंगे विकारी शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें इन सभी के कारण परिवर्तन नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दें कि हम इसे याद कैसे रखें, विकारी और अविकारी। तो विकारी में आपको देखने मिलता है विकार। विकारी में आपको एक शब्द यदि हम देखें वहाँ पर कुछ लिंक करें तो हमें देखने मिलता है विकार। और विकार क्या है, तो एकदम आसान भाषा में यदि हम बात करें तो कई दफ़ा होता ये है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी में भी हमने पाया कि हमें सर्द गर्म जैसी स्थिति, यदि हमने थोड़ा भी ठंडा गर्म कुछ किया, ठीक है, एकदम से हम गर्माहट से ठंडे की ओर गए हैं, हम एसी में चले गए तो हमें दिक्कत हो सकती है। या हमने कुछ ठंडा पी लिया तो भी हमें समस्या होती है, कई बार गले में समस्या, कुछ भी है ना, हो सकता है उसके कारण हमें बुखार वगैरह आ जाए, फीवर वगैरह आ जाए। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हम दोषारोपण करते हैं मौसम के ऊपर, ठीक है। और मौसम में हम क्या कहते हैं कि भाई विकार हो गया, विकार। विकार जो गांव में सामान्यतः यदि आप देखेंगे तो जिसे हम विकार कहते हैं वो वास्तव में है परिवर्तन, वो वास्तव में है चेंजेस। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का चेंजेस हो रहा है तो वो आपका विकार है, ठीक है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें इस हिंदी के इस शब्द के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण के इस ब्लॉक में, तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जो विकारी है और जो अविकारी है, इसमें भी आपको यही देखने मिलता है कि विकार यदि हो रहा है यानी परिवर्तन यदि हो रहा है तो वो विकारी शब्द है, और यदि विकार नहीं हो रहा है तो वो आपका अविकारी शब्द है। अब विकारी की यदि हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि सीता पढ़ती है, तो सीता पढ़ती है तक तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सार्थक है कि हाँ भाई सीता है कोई लड़की, वो पढ़ रही है। अब हमने यहाँ पर कहा कि सीता पढ़ता है, अब यहाँ पर समस्या हो गई। तो अगर क्रिया या अगर लिंग या अगर यहाँ पर काल या वचन इत्यादि के कारण अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है, ठीक है, तो वो आपके विकारी होते हैं। तो ऐसे शब्द आपके विकारी होंगे। और विकारी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का। और ऐसे शब्द जिन पे किसके कारण लिंग, वचन, कारक और काल के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वो आपके अविकारी शब्द होंगे। और इसके अंतर्गत हम मुख्य तौर पर अध्ययन करते हैं क्रिया विशेषण का, संबंध बोधक का, समुच्चय बोधक का और विस्मयादि बोधक का। तो यहाँ पर आपका विकारी और अविकारी भी क्लियर होता है। और अब हम चर्चा करते हैं हमारे मुख्य जो केंद्र पर है, वो है हमारा संज्ञा। तो आगे अब हम बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा चैप्टर से हम उठाते हैं, क्रम से हम इसे आगे पढ़ते चले जाएंगे। संज्ञा की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो संज्ञा को इंग्लिश में कहा जाता है नाउन, और संज्ञा शब्द का सार्थिक अर्थ है नाम, ठीक है। आपने इसे पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इत्यादि इत्यादि, जो कुछ भी आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ठीक है। और हिंदी में यदि हम बात करें तो संज्ञा क्या है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम वगैरह और बाकी चीज़ें आपकी संज्ञा कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूँ आपसे, आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पाते हैं निम्न में से संज्ञा शब्द है। अब क्या है भाई, आप, चलना, आकाश और लंबा। तो यहाँ पर आप पाते हैं कि देखिए आप, चलना और लंबा संज्ञा नहीं है, आकाश यहाँ पर संज्ञा है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि भाई संज्ञा क्या होती है ना। किसी भी आप नाम की यदि बात करते हैं तो वो आपकी क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा का एक जो शाब्दिक अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से, कि भाई संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। फिर आगे यदि हम बात करते हैं इसके बाद, तो किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा है। यदि आप लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यदि हम बात करें कि अब संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुख्य तौर पर आपका दिया हुआ है कि संज्ञा के प्रकारों की संख्या कितनी है, तो बोले 5, ठीक है। कौन कौन सी संज्ञा है, तो आपका सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बाद आप पाते हैं कि इसमें आपको मिलता है भाववाचक, इसके अलावा जातिवाचक, इसके अलावा द्रव्यवाचक और इसके अलावा समूहवाचक। ज़रूरी नहीं है कि आपका सीक्वेंस वैसा ही हो जैसा आपको किताबों में या मान लीजिए बोर्ड पे आपको देखने मिल रहा है। आप रैंडम भी, क्योंकि आपको कोई 10th का एग्जाम तो देने, आप जान ही रहे हैं कि आपको उसे उसी सीक्वेंस में ही लिखना है, ठीक है। आप कहीं पर भी रखें उसे, सीक्वेंस आगे पीछे हो, बस कॉन्सेप्ट आपके नहीं हिलने चाहिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें जब हम पाते हैं तो मुख्य तौर पर संज्ञा के तो
5 प्रकार ही हैं, ठीक है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके ऑप्शन पे मिलने वाले हैं और जिनका आपको अध्ययन करना है। अच्छा, आपको बता दें कि हम पूरे कंटेंट पर काम करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव पर भी काम करेंगे, ठीक है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले हम इसमें लगाएंगे और हम अपने इस संज्ञा टॉपिक को बहुत मजबूत कर लेंगे। और यही सीक्वेंस हम अब लगभग सारे टॉपिक और सारे विषयों में करने वाले हैं कि पहले हमने थ्योरी पे काम किया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव पर काम किया। तो अभी यदि हम बात करें तो अब आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जब हमने इनका अध्ययन कर लिया होगा तो इसके अलावा भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है? तो इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके सामने हैं। जैसे आप इसमें पाते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो जैसे ही आपने देखा कि भाई व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अब आपने तो चूंकि 5 पढ़ रखे हैं तो अब आपका आंसर 5 जाने वाला है, लेकिन नहीं, इसके जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है 3। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के अलावा संज्ञा के भी जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये आप नोट करके चलिएगा। आपके सामने यहाँ पर एक जो इमेज है उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि भाई व्युत्पत्ति के आधार पर 3 है, रूढ़ में कृष्ण है, ठीक है, यौगिक में पनघट है या पाठशाला है और योग रूढ़ में आपका जलज आपको देखने मिलता है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे आगे चल करके। फिलहाल यदि हम बात करें तो आपको देखने मिल रहा है कि भाई अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की। तो यहाँ पर आपने पाया कि आपकी जो संज्ञा है, ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन बने अर्थ के आधार पर तो अर्थ का आंसर आप लगाएंगे कि भाई 5 प्रकार से होती है, ठीक है। व्युत्पत्ति की जब हम बात करते हैं दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपकी संज्ञा 3 प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। ठीक ऐसे यदि हम बात करें तो गणना के आधार पर भी संज्ञा पूछ लिया जाता है, तो इसमें आपका आंसर चला जाता है फिर से 3, ठीक है। अच्छा, इनमें और इसमें क्या अंतर है? इसके 3 में जो है आपको देखने मिलता है कौन कौन से शब्द, तो एक देखने मिलता है आपको रूढ़, फिर हम बात करते हैं तो आपको देखने मिलता है यौगिक और इसके बाद आपको देखने मिलता है योग रूढ़। तो ये आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। जब हम इसके 3 की बात करते हैं तो आपको कौन देखने मिलेगा? तो आपको मुख्य तौर पर देखने मिलता है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक, फिर इसके बाद एक आपको देखने मिलेगा जातिवाचक और इसके बाद आपको देखने मिलेगा भाववाचक, ठीक है, भाववाचक। अब इसमें क्या होता है? इसमें जाति के ही विस्तृत दायरे में क्या किया जाता है? 2 को और ऐड कर लिया जाता है, जो आप यहाँ पर 5 देख रहे थे। आपका यहाँ पर 5 कौन कौन सा था? आपके थे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे आपका जाति में ही आ जाएंगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये आपके कुछ फैक्चुअल आंकड़े हैं, ठीक है, तथ्यात्मक यहाँ पर आंकड़े हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए और इन तथ्यों को आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर, व्यक्तिवाचक के, जातिवाचक के, भाववाचक के, समूहवाचक के और द्रव्यवाचक के। बात की जाए जब व्यक्तिवाचक की, तो व्यक्तिवाचक की एक डेफिनेशन होगी आपकी, आप उसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। परिभाषा यहाँ पर जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, या जो संज्ञा शब्द एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक है, इसके नाम का बोध करा दे आपको, ठीक है, पर्टिकुलर एक नाम आपको देखने मिलेगा, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है कि भाई किसी का भी नाम, एग्जाम्पल के लिए सीता, गीता, राम, श्याम, या मान लीजिए आपका अमित, आशीष, तो ये जो आपके नाम है ये आपके हो गए व्यक्तिवाचक। ठीक ऐसे यदि हम बात करें और क्या क्या हो सकता है व्यक्तिवाचक में, तो व्यक्तिवाचक में आपको देखने मिल सकता है कि भाई देवी देवताओं के नाम भी हो सकते हैं, जैसे शिव जी का है शिव, ठीक है, विष्णु, पार्वती, लक्ष्मी इत्यादि। दुर्गों के नाम आपको हो सकते हैं, किलों के नाम यदि आपको दे देता है तो भी आपके ये व्यक्तिवाचक ही हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे रणथंबोर दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है, ये सभी आपका हो जाएगा। फिर यदि हम बात करते हैं तो आपके स्थानों के नाम, ठीक है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, भोपाल, मध्य प्रदेश, जबलपुर, कुछ भी अगर आपके ऐसे पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम दिया जा रहा है तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक है। दिशाओं के नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। बात की जाए समुद्रों के नाम यदि आपके सामने है, जैसे भूमध्य सागर हो गया या हिंद महासागर हो गया, ठीक है, अटलांटिक हो गया, तो ये सभी आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। पर्वतों के नाम की यदि हम बात करते हैं, शिवालिक हो गया, हिमालय इत्यादि इत्यादि, जो भी आपका यदि नाम है, ठीक है, आपका पर्वत का एक नाम दे करके वहां पे रखा हुआ है, तो वो भी आपका कौन हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पत्र पत्रिकाओं के नाम की यदि हम बात करें, जैसे चंपक है तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक है। पुस्तकों के नाम कामायनी, ठीक है, रामायण, गीता, तो ये सभी आपका व्यक्तिवाचक होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम पाते हैं कि भाई सभी कुछ जिसका आपको एक नाम देखने मिल रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए एक ही उसमें इंडिकेट हो रहा है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम पाते हैं कि भाई भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, मराठी वगैरह, ये भी आपका कौन होगा? व्यक्तिवाचक। इसके अलावा खेलों के नाम क्रिकेट है, हॉकी है, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो त्योहारों के नाम या ऐतिहासिक युद्धों के नाम, त्योहारों के नाम की यदि हम बात करें तो दीपावली, होली इत्यादि आपके कौन है? व्यक्तिवाचक हैं। ऐतिहासिक युद्धों की यदि हम बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, तो ये सभी आपके व्यक्तिवाचक हैं। फिर अब हम बात करते हैं जातिवाचक की। देखिए इसे समझना बहुत आसान है, आप नोट्स भी बनाते चले जाइएगा, पर इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेरी बात को समझिएगा, मेरी विचारधारा है, मेरा मानना है।
नोट्स वगैरह रिवीजन के लिए तो खैर नेसेसरी है ही, ज़रूरी हैं, एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए पास में, लेकिन ये नोट्स वगैरह सब रखे के रखे रह जाते हैं, सब यही रहेंगे, ठीक है। आपके साथ क्या जाने वाला है, आपके जो भी यहाँ हैं, ठीक है, आपके दिमाग में जो भी सेट होते चला जाए, तो इसे दिमाग में रखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति में हमने देखा कि भाई नाम आपको देखने मिल रहा है। अब हम बात करते हैं जाति की। जातिवाचक में क्या होगा, तो जातिवाचक में संज्ञा शब्द उस पर्टिकुलर के जो भी आपका है, ठीक है, जो भी उसके पूरी जाति का बोध करा दे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे जाति का बोध कैसे। यदि हम इसके एग्जाम्पल को उठाते हैं, हमने लिखा लड़का। अब लड़का पूरी एक जाति है, लड़की पूरी जाति, नर जाति, नारी जाति। तो यहाँ पे अब जाति आपका क्या होगा, अब सभी लड़कों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें आपको नाम नहीं लेना है, ठीक है, पर्टिकुलर नाम लिया, राम बोला, आशीष बोला या श्याम बोला, तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है कि भाई ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन हमने बोला लड़के, लड़का, ठीक है, लड़की, तो ये आपका कौन हो जाएगा, जाति हो जाएगा। ठीक, ऐसे यदि हम बात करें जातिवाचक संज्ञा को लेकर के कुछ और एग्जाम्पलों की, तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पशु पक्षियों के, यदि हम नाम की बात करें, ठीक है, तो पशु पक्षियों के नाम में आप पाते हैं, जैसे हमने कहा तोता, तो तोता जो है वो संपूर्ण जाति को लेकर के चल रहा है। यदि हम बात करें चिड़िया, तो चिड़िया जो है वो संपूर्ण जाति, ठीक है, अब जितनी चिड़िया हैं उन सबका यहाँ पर आपका जाति को रिप्रेजेंट कर दिया इस चिड़िया शब्द ने। जबकि इसकी जगह यदि हम बात करें, हमने कहा गौरैया, तो गौरैया यदि हम कहते हैं तो वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की ओर चला गया, ठीक है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यदि या हम कहें तीतर, तो अब वो व्यक्ति की ओर चला जाएगा। लेकिन यदि हम कहें पशु पक्षी, तो वो अब आपका एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही यदि हम एग्जाम्पल के लिए गाय को लेते हैं, तो गाय एक जाति हो गई, ठीक है। और फिर जैसे ही हमने कहा कि काली गाय, अब काली गाय में भी हमने कहा ये श्यामू की गाय है, या मान लीजिए ये आशीष की गाय है, तो अब वहाँ पर वो व्यक्ति की ओर जाने स्टार्ट हो गई। यदि हम बात करते हैं देश, हम देश बोलते हैं, तो देश वहाँ पर आपका जाति हो जाएगी। लेकिन यदि हम देश का नाम ले रहे हैं तो वो आपका व्यक्ति हो जाएगा। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। इसके और एग्जाम्पलों में आप नोट कर लीजिएगा, सभी पेड़ पौधों के नाम आपकी जाति में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आम, पीपल इत्यादि इत्यादि। अब आम में यदि हमने कुछ नाम ले लिए कि हमने कहा लंगड़ा आम, तो अब ये पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक की ओर चला गया। हमने कहा सुंदरजा आम, तो ये व्यक्तिवाचक की ओर चला गया। लेकिन हमने जब आम कहा तो वो जाति की ओर है। ठीक, ऐसे ही कामकाजों के नाम जैसे डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि इत्यादि, आपके इंजीनियर, क्लर्क, जुलाहा वगैरह, ये सब आपके जितने आपके प्रोफेशन है, कामकाज, ये जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम स्थान की बात करते हैं। स्थानों में मुख्य तौर पर हमने कहा चौराहा, हमने कहा गली, हमने कहा तिराहा, हमने कहा बाजार, हमने कहा गांव, हमने कहा देश, तो ये सभी आपके जितने भी हैं ये आपके जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसे आप समाज से मत इंटरलिंक करिएगा कि चार राहों का समूह या समाहार, तो बोले समूह हो जाएगा, नहीं नहीं, समूह नहीं, वो आपका समूह में नहीं जाएगा, ये आपका कहाँ रहेगा, जाति में रहने वाला है। क्लियर है? तो क्योंकि चौराहा जो है, जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी एक चौराहे का या तिराहे का कुछ ना कुछ नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा दमोह नाका, एक चौराहा, ठीक है, मैंने कहा विजयनगर चौराहा, मैंने कहा अब्दुल हमीद चौराहा। तो जब आप किसी एक नाम को लेकर के किसी चौराहे तिराहे को लेकर के चलते हैं तो आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है। लेकिन जब आप सिर्फ चौराहा बोलते हैं तो वो आपका कौन हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है, क्योंकि उस चौराहे ने पूरे चौराहों को रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका व्यक्ति और जाति दोनों लगभग कंप्लीट होता है। जाति में आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए सामाजिक संबंधों के नाम, यानी भाई बहन, शरीर के अंगों के नाम भी, नाक कान इत्यादि भी ये जाति की ओर जाते हैं। दैनिक उपयोगी वस्तुएं भी आपकी जाति की ओर जा रही हैं। पदों के नाम भी। अच्छा, ये कब, ये तब, जब आप देखते हैं इसमें कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो पूरे के पूरे पर्टिकुलर उसके आपके कॉमन विशेषता बता दे, तो वहाँ पर आपका जाति हो जाता है। और व्यक्ति में क्या रहेगा, उसका नाम। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा तीसरा है वो है आपका भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो क्या करेंगे, जो आपके पर्टिकुलर किसी न किसी भाव को लेकर के सामने आएंगे, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बचपन आपको देखने मिलता है, एग्जाम्पल के लिए मित्रता देखने मिलती है, एग्जाम्पल के लिए आप इसमें पाते हैं बुढ़ापा अवस्था है, ये भी आपका भाव हो जाएगा। जैसे यदि आपके सामने एक वाक्य रखा जाए तो अब आपका एक एग्जाम्पल होगा कि भाई बचपन का समय अमूल्य होता है। अब इसमें अगर अंडरलाइन किया जाए बचपन को, तो बचपन यहाँ पर क्या है, बचपन यहाँ पर संज्ञा है, और कैसी संज्ञा है, तो ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य यदि हम उदाहरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन पे है दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी। बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली तो आपका एक व्यक्तिवाचक की ओर चला गया, मोहन भी व्यक्तिवाचक है, लड़का यहाँ पर जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बीमारी है दोस्तों वो यहाँ पर भाव है। तो अब
आप इसे समझ पा रहे होंगे कि भाव क्या होगा आपके, ठीक है, क्लियर है। चाहे आपका प्रेम, क्रोध, गुस्सा, ऐसे वाले सारे आपके भाव की हो जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से शब्दों से बनती है, ठीक है, कितने प्रकार के शब्दों से बन सकती है। तो वो आपको देखने मिलता है कि भाई हाँ, ऑप्शन में है 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार और 6 प्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 प्रकार। अब आगे हम बात करते हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने की ओर। तो आप यहाँ पर पाते हैं कि भाई बूढ़ा जातिवाचक है, बुढ़ापा क्या हो गया आपका यहाँ पर भाववाचक हो गया। ठीक ऐसे ही लड़का लड़कपन, ठीक ऐसे ही बच्चा बचपन, शिशु शैशव, वीर वीरता, पंडित पांडित। तो मुद्दे की बात यह है कि आप यहाँ पर पाते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जिनमें आप यदि ऐड करें त का, त्वा का इत्यादि का, तो आपको यहाँ जाति से भाव की ओर संज्ञा बनते हुए नजर आती है। जैसे यदि हम बात करें तो आप पाते हैं कि भाई स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी, जैसे आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि सुख है, दुख है, ईर्ष्या है इत्यादि। पर परतंत्र की यदि हम बात करते हैं तो आप पाते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय में अ, बड़ा अ, आई, अन, आपा, आयत, आस, आहट, ई, इमा, ई, त, त्व, पन या आदि प्रत्यय जोड़कर भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर पाया मित्र, अब मित्र का आपको देखने मिल रहा है मित्रता। फिर इसके बाद आप देखते हैं प्रभु प्रभुता, शत्रु शत्रुता, मानव मानवता। तो की यदि हम बात करें तो पशु से पशुत्व आपको देखने मिलता है। ठीक ऐसे यदि आप इस टेबल में देखते हैं तो आप पाते हैं कि शिशु से शैशव, पशु से पशुत्व, ठीक है, या पशुता, सती से सतीत्व, आदमी से आदमित्व, यदि दानव की बात करें तो दानवता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, चोर से चोरी, ठीक है, विद्वान में विद्वत्ता। फिर आप पाते हैं पुरुष पुरुषत्व, सज्जन सज्जनता, इंसान इंसानियत, बंधु बंधुत्व, ईश्वर ऐश्वर्य, ठीक ऐसे ही ठग ठगी। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप ज़रूर एक नज़र देखिएगा नोट डाउन करने के बाद, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की, तो आप पाते हैं कि सर्वनाम में है अपना अपनत्व, मम ममत्व, निज निजत्व, ठीक है, या निजता या ममता। ठीक ऐसे ही सम समता, सर्व सर्वस्व, आप आपा, स्व स्वत्व। तो आप यहाँ पर इसे नोट डाउन कीजिए, इसका बारंबार रिवीजन कीजिए और धीरे धीरे आप इसमें मजबूत होते चले जाएंगे। यदि आपको लगता है कि एक ही दिन में नहीं कवर हो रहा है तो ये इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें आपके हाथ में आएंगी। आज आपने संज्ञा पढ़ा, कल आप जब सर्वनाम पढ़ेंगे तो आपको सर्वनाम का आइडिया रहेगा कि अच्छा निज जो होता है वो सर्वनाम होता है, तो फिर आप निज से निजत्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो आधा था और वाह जोड़ करके उसे क्या कर लेना है, सर्वनाम से भाववाचक की ओर ले जाना है। तो आपका सेकंड हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं विशेषण की। विशेषण मुख्य तौर पर आपको देखने मिलेगा जैसे चतुर से चतुराई, उदार से उदारता, विद्वान से विद्वता, ठीक ऐसे ही मधुर से मधुरता, नम्र से नम्रता। आगे यदि हम बात करें तो आपको देखने मिलता है क्रिया से भाववाचक, घबराना से घबराहट, लिखना से लिखाई, बचना से आप यहाँ पर पाएंगे बचाव, ढलना से ढलान, काटना से कटाई, पढ़ना से पढ़ाई, पहुँचना से पहुँच, चुनना से चुनाव और बहना से बहाव। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अव्यय से। यदि हम बात करें तो अव्यय में आपको देखने मिलता है दूर से दूरी, अंदर से अंदरूनी, पर्याप्त से पर्याप्तता। और यदि इसके बाद और भी यदि हम देखें अव्यय की ओर तो कुछ और एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जैसे धिक से धिक्कार, मना से मनाही, नीचे से नीचाई। तो इसमें आपने पाया कि ई जोड़ करके आप इनमें बना पा रहे हैं, ठीक है, जैसे नीचाई। फिर या की यदि हम बात करें तो समीप से समीप, ठीक ऐसे ही ता की यदि हम बात करें तो निकट से निकटता। तो निकट आपका अव्यय है। अब आपको ये जानकारी है या नहीं, यदि हम इसकी बात करें तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपका ये कवर होने वाला है। तो उम्मीद है आप भाव को समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पे एक भाव होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट संज्ञा की। तो अगला आपको देखने मिलता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। बात की जाए जब द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ के नाप तौल इत्यादि का बोध होता है तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि द्रव्यवाचक में जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ कुछ लिक्विड, वो लिक्विड वाला आप द्रव्य मत समझिए, ठीक है। द्रव्य में आपकी तीनों आ जाएंगी, ठीक है। जब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक की तो द्रव्यवाचक में आपको देखने मिलेगा कि इसमें आपकी तीनों अवस्थाएं आ जाएंगी, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसियस फॉर्म भी, ठीक है। सॉलिड में भी यदि हम बात करें तो आपके मेटल नॉन मेटल दोनों आ जाते हैं, ठीक है, मेटल नॉन मेटल दोनों आ जाएंगे, धातु अधातु सब आ जाएंगे। यदि हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं इस द्रव्य की तो आप यहाँ पर पाएंगे कि सोना, चांदी इत्यादि आपका आ जाएगा। इसके अलावा लोहा, ठीक है। लिक्विड की हम बात करें, खाने पीने की वस्तुओं की, पानी, दूध, तेल, ये सब आपके द्रव्य में ही आ जाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीजन की हम बात करें, नाइट्रोजन की हम बात करें, तो सारी की सारी गैसेस भी आपकी द्रव्य में ही आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपका द्रव्य भी कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं समूहवाचक की, कलेक्टिव की, ठीक है, जबकि द्रव्यवाचक क्या था, मटेरियल। अब कलेक्टिव या समूह की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी न किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, एक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक की यदि हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि समूहवाचक में भी हमें दो प्रकार देखने मिलेगा, एक सजीवों का होगा और एक निर्जीवों का होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पाएंगे, यदि आपके सामने एग्जाम्पल में है गिरोह,
तो गिरोह का मतलब होता है समूह, यानी कि एक कैसी संज्ञा हो गई, समूहवाचक। बात की जाए समूह तो समूह है ही, दल, शिष्टमंडल या सभा, समिति, ठीक है, तो ये सभी आपके कौन हो जाते हैं, आपका समूहवाचक। और यदि हम बात करें तो जुलूस, पुलिस, झुंड, परिवार, संसार, काफिला, भीड़, सेना इत्यादि, ये सभी आपका व्यक्तियों का समूह था। अब बात करें हम वस्तुओं के समूह की तो गुच्छा, ढेर, पुस्तकालय में भी समूहवाचक संज्ञा ही है, कुंज, ये भी आपका समूहवाचक ही है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका गट्ठा, लकड़ी का गट्ठा है तो वो भी आपका एक समूहवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद है आपका यहाँ पर जो है संज्ञा के पांचों प्रकार क्लियर हो रहे होंगे। सबसे पहले हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर हमने देखा जातिवाचक, इसके बाद हमने देखा भाववाचक, फिर हमने देखा द्रव्यवाचक और उसके बाद अभी हमने लास्ट में देखा हुआ है समूहवाचक। तो ये पांचों आपका क्लियर होता है। इसके फैक्चुअल क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो वो भी आपका क्लियर है कि भाई अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, गणना के आधार पर 3 होते हैं। तो यहाँ आपका संज्ञा के पांचों प्रकार होते हैं कंप्लीट। संज्ञा के 5 प्रकारों के बाद यदि हम बात करें और क्या महत्वपूर्ण है तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आधुनिक समय में संज्ञा से बनने वाले प्रश्नों में हमें ये 4 और देखने मिलते हैं, प्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। बात की जाए दोस्तों इनकी कि क्या हम इसे किसी क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, इसे किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि भाई अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार, व्युत्पत्ति में 3 प्रकार, गणना में 3 प्रकार, लेकिन ये वो गणना नहीं, ठीक है, ये अलग है। इसमें आप पाएंगे कि भाई पहला आपको देखने मिलेगा कि क्या ये संज्ञा प्राणीवाचक है या नहीं है या अप्राणीवाचक है। तो आप पाएंगे कि यदि कोई भी शब्द से आपको बोध होता है कि वो चलायमान है और जीवंत है तो आपकी ऐसी स्थिति में वो प्राणीवाचक है। फॉर एग्जाम्पल सारे पशु, पक्षी, प्राणी स्वयं, तो ये सभी कैसे हैं, चलायमान हैं। तो जब ये चलायमान है और जीवंत हैं, जीवित भी हैं, तो ये आपके हो गए प्राणीवाचक। अप्राणी की हम बात करते हैं तो अप्राणी में आप सबसे पहले नोट करिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपवाद है, ठीक है, और आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई यहाँ पर आप दिक्कत में फंस सकते थे। बायोलॉजी में आपने कुछ और पढ़ा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा पेड़ पौधे। पेड़ पौधे दोस्तों जीवंत तो होते हैं, ठीक है, जीवित तो हैं पर चलायमान नहीं है। बायोलॉजी कहती है लिविंग नॉन लिविंग, बायोलॉजी इनको रखती है लिविंग में, ठीक है, लेकिन ये बायोलॉजी नहीं है, ये हिंदी है। और हिंदी में आप पाएंगे कि हिंदी में इन्होंने एक कंडीशन रखा हुआ है, चलायमान भी होने चाहिए तब वो प्राणी होंगे, ठीक है। तो पेड़ पौधे चूंकि चलायमान नहीं है इसलिए वो अप्राणी हो गए। इसके अलावा हर कुछ आपका निर्जीव आपके अप्राणी में चले जाएंगे और सजीव पूरे आपके कहाँ चले जाएंगे, आपके प्राणी में, जो कि चलायमान भी हो। फिर ऐसे ही हम बात करें गणनीय और अगणनीय की, तो गणनीय संज्ञा आपकी कौन सी संज्ञा होगी, जिसे आप गणना कर सकें, और जिसकी गणना ना कर सकें वो आपका होगा अगणनीय। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो आप गणना कर सकते हैं, मान लीजिए टेबलों की, कुर्सियों की या किसी व्यक्तियों की, तो वो आपकी गणनीय है। और जब आप गणना नहीं कर सकते हैं, जैसे पानी की गणना नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, कि पानी क्या, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें आकाश के तारे, सिर के बाल, इनकी आप गणना नहीं कर सकते तो ये आपके हो गए अगणनीय। तो यहाँ पर आपका गणनीय, अगणनीय, प्राणी, अप्राणी भी कंप्लीट होता है। तो आज हमने शब्द विचार की शुरुआत की थी, शब्द विचार को जाना, शब्द विचार में कैसे कैसे हमें पढ़ना है, विकारी अविकारी, और उसमें हमने संज्ञा को लगभग कंप्लीट किया हुआ है। कुछ और यदि हम तथ्यों की बात करें, इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्चुअल डाटा की, तो आपका अर्थ, व्युत्पत्ति और गणना के बाद यदि हम बात करें तो आप एक चार्ट सामने देख पा रहे हैं जिसमें कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्गीकरण है। उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक पदार्थवाचक, एक भाववाचक। रामचंद्र वर्मा जी के अनुसार 2 प्रकार से, एक मूर्त संज्ञा, एक अमूर्त वाचक संज्ञा। तो ये भी आप जो है इन्हें ऐसे ही फैक्ट में नोट कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये फैक्चुअल डाटा है। शायद यदा कभी पूछ लिया गया भाई, अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपसे बन जाए, मतलब अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर दे कि रामचंद्र वर्मा के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा का वर्गीकरण, तो 2 प्रकारों में आप कह सकते हैं, ठीक है। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें तो संज्ञा का एक और क्लासिफिकेशन है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार 2 भागों में, एक गुणधर्म के आधार पर और एक वस्तु के आधार पर। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो अर्थ की दृष्टि से अपन ने 5 पढ़े हैं ना, जो अपन ने बेसिक 5 पढ़े हैं, उनमें उन्होंने गुणधर्म यानी कि भाव को अलग कर दिया है, भाववाचक संज्ञा अलग हो चुकी है, और बाकी के आप पाते हैं कि उन्हें एक अलग ब्लॉक में उन्होंने रखा हुआ है। तो इसे भी समझना बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसे आप 2 बार धैर्य के साथ पढ़िए, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके संज्ञा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम संज्ञा के कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।